पहले हम टेलर सीरीज़ की बात करते हैं, टेलर मैक्लॉरिन सीरीज़। तो जैसे हमारे ये कॉस थीटा इनके एक्सपेंशंस होते हैं ना, पढ़े हैं, 1 + x² x + x² + x³ ऐसे ही एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे एफ जेड के लिए जो एक्सपेंशन होंगे वो कैसे निकलेंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एफ जेड को हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, ऐसे ही चलता जाएगा। एंड हमारी एन टर्म क्या आएगी, जेड अपॉन माइनस एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए, ठीक है। इसको ऐसे एक्सपेंड करना है, सिंपल। इसका एक और मेथड है कि जो मेरा एफ जेड होगा ना, मैं उसमें कुछ ऐसी टर्म निकाल लूँगा 1 + z एंड की पावर -1, ठीक है। एंड जो z है मेरा वो <<1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी फॉर्म में से कन्वर्ट कर लूँ तो मुझे ये फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, मैं लगाऊंगा 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंशन, जो कि होता है 1 - x + x² - x³। ये भी उसी फॉर्मूले से आया, इस वाले से, ठीक है। एंड 1 - x की पावर -1 इसका सारे प्लस, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से लगा सकता हूँ, क्योंकि x<1 हो गया, ये x<1 होना चाहिए ना इन दोनों फॉर्मूले में। तो 1 + x की पावर -1, अगर मैं एफ जेड को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ ना, जैसे कि मान लो मुझे ऐसे गिवन है 2z गिवन है, ठीक है। एंड z की वैल्यू, तो मैं कुछ भी करूँगा यहाँ से, मान लो 2 कॉमन लेना है, बाहर कॉमन ले लेंगे। अगर मुझे z मेरा 1 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 1/z तो 1 से छोटा हो जाएगा ना, फिर मान लो 2 > 1 है तो 1/2 क्या होता है, <1 होता है ना। तो अगर मुझे z ही कॉमन लेना पड़े, मैं कुछ भी करूँगा, बस 1 + z की पावर -1 बनाऊंगा और z 1 होना चाहिए, ठीक है। इससे टेलर या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो। ऐसे ही लॉरेंट सीरीज़ की बात करते हैं। इसमें ना जो हमारा एफ जेड है वो 2 टर्म से बनता है, ए एंड बी, खाली 2 नहीं, मतलब बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, a1 a2। लेकिन जनरल टर्म की बात करते हैं, हमारी ए एन होगी 1/2πi c1 f ओमेगा ओमेगा माइनस आई की पावर n+1 d ओमेगा। एंड हमारा बी एन होता है 1/2πi आयोटा f ओमेगा ओमेगा माइनस आई की पावर 1 - n d ओमेगा ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन है, तो अगर मैं एफ जेड लिखना चालू करूँ, मतलब a0 आएगा, फिर a1 आएगा, सॉरी ये अलग है, ये है मेन, ठीक है। a2 मैंने z की पावर माइनस, इसमें यहाँ पे z की पावर -a की पावर n की मल्टीप्लाई होगी, एंड इसमें z - a की पावर n से डिवाइड होगा। ये है सही, मैंने कट इसलिए करा, दोबारा लिखूँगा, ठीक है। अब बी वाली आएंगी, बी वाली में क्या करना है, मैंने डिवाइड करना है, b1 है तो अपॉन z की पावर a1, b2 है तो z की पावर a², ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना, तो n क्या आ गई, bn अपॉन z की पावर an, तो ठीक है। तो an × z की पावर -an प्लस bn अपॉन z - a की पावर n, ये हमारा एफ जेड होता है लॉरेंट सीरीज में, an एंड bn ये रहे। अब हम बात करते हैं रेसिड्यू की, ओके। तो रेसिड्यू, तो जो हमारी लॉरेंट सीरीज में b1 की वैल्यू होती है ना, वो रेसिड्यू होती है, ठीक है। मेनली हमें डायरेक्ट बताया जाएगा कि रेसिड्यू ऐसे फाइंड करना है, लेकिन क्यों है वो नहीं है। तो जो हमारी लॉरेंट सीरीज होती है ना, उसमें जो b1 की वैल्यू होती है वो हमारा रेसिड्यू होता है। तो b1, अब मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये f ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस a की पावर 0, ठीक है। 1 - n होता है ना d ओमेगा, ये रखा है मैंने, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करी है, b1 निकालना है ना। तो ये क्या आ गया 1/2πi, अगर मैं इसको f ओमेगा को f जेड लिख लूँ डी जेड, ठीक है, वो दोनों चेंज कर दिए मैंने, b1। तो ये मेरा रेसिड्यू होता है। अब रेसिड्यू में भी अलग अलग होते हैं, कि जैसे कि अगर सिंपल पोल है या फिर इनफाइनाइट पे फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम, फिर हमें उसमें भी लगाना है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम। क्या कहती है कि जो मेरा एफ जेड डी जेड का इंटीग्रल है वो 2πi
और सारे रेसिड्यू, जितने भी रेसिड्यू पॉसिबल हैं, ठीक है, जैसे मेरा कोई भी इंटीग्रल है जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी, तो ये एक ही पहला रेसिड्यू इससे निकलेगा, सेकंड रेसिड्यू इससे निकलेगा, जितने भी होंगे उन सब का सम करके ये एफ जेड डी जेड का इंटीग्रल आ जाएगा, उसमें 2 पाई की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब रेसिड्यू सिंपल पोल्स पे, सिंपल मोल मेनली मान के चले ऐसा पोल जिसमें ना वैल्यू आ जाती है जेड के इक्वल्स टू ए, इसको सिंपल पोल बोलते हैं। ऑर्डर 1 होना चाहिए इसका, ऑर्डर 1 मतलब इसकी अगर ये है ना जेड स्क्वायर की पावर 0, ठीक है, अगर मुझे ऐसा गिवन है ना तो ये सिंपल पोल नहीं है, इसका ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे ऑर्डर दे रखा है n, मतलब इसकी कोई भी पावर है, स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी, तो रेसिड्यू कैसे निकलेगा 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल d की पावर n माइनस 1 अपॉन डी जेड की पावर n माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए की पावर n इंटू एफ जेड। बहुत बड़ा सा लग रहा हो, लेकिन अभी सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन तो उससे समझ आएगा, ठीक है। अब रेसिड्यू एट इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं। तो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी ना बाद में हमें उसके लिए भी पढ़ना है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के लिए, एंड तो इन्फिनिटी इसकी ढंग से बात कर लेते हैं। तो वैसे तो ये डायरेक्ट इक्वेशन हम इसके लिखते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस जेड एफ जेड, अगर हम कर दें तो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। हमसे बोला जाता है कि एट इन्फिनिटी निकालो, लेकिन अगर हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें कि जैसे जो मेरा रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a1 आया एंड रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a2, फिर डैश 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 रेसिड्यू एट एक n प्लस रेसिड्यू एट a इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन टोटल का सम होता है 0। तो मैं अगर इसको इधर लेके जाऊँ तो रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a1 प्लस रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू a2 प्लस डैश डैश रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू an, एंड ये इधर लेके आए हैं तो माइनस आ गया ना, तो ये इसके इन सब का निकालो, उसमें माइनस लगा दो, तो रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिट भी आ जाता है। मैं इसके क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो मान लो मेरे पास ये है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ठीक है। मैं इनके सिंपल पोल्स हैं ये, इनके रेसिड्यू निकालूंगा किस फॉर्मूला से, ये रहा एट सिंपल पोल्स, इसका ये रहा, एक सेकेंड, सिंपल पोल का लिखा ही नहीं अभी, हाँ लिखते हैं। ऑर्डर n का लिख दिया ना, तो ऑर्डर इसमें n की वैल्यू 1 पुट करके डायरेक्ट सिंपल पोल के लिए हम याद रखे हैं, ये होगा लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a एफ जेड, ठीक है। तो लिमिट z टेंड्स टू 1, पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं और 1 निकाल रहे हैं, क्या था z माइनस a इंटू एफ जेड, ठीक है। तो ये कट हो गया, इसमें z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, R2 कैसे निकलेगा, लिमिट z टेंड्स टू 2 जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, एक चीज़ रह गई जेड माइनस 2 की मल्टीप्लाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना होता है ना, ये कटा, इसमें 2 रखेंगे। देन हमारा रेसिड्यू एट इन्फिनिट क्या होगा, इन दोनों का नेगेटिव के इक्वल, रेसिड्यू एट इन्फिनिट, ये भी एक मेथड होता है। एंड मेनली एक और मेथड होता है रेसिड्यू z इक्वल्स टू 0 निकालो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एफ जेड। इसका अगर हम रेसिड्यू निकाल लें, एफ जेड में माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर कर लें एट z इक्वल्स टू 0, जैसे 1 पे निकालना 1 पे 2 पे, इसका ऐसे रेसिड्यू निकाल लें इस फंक्शन का, तो भी z इन्फिनिट पे आ जाता है। या फिर लॉरे जो एक्सपेंशन होता है उसका, उसमें 1/z जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट का नेगेटिव, ठीक है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z इन एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, ठीक है। जैसे कि कोई भी है कॉस थीटा है या फिर साइन थीटा, इनके एक्सपेंशन पढ़े होंगे ना आपने, तो 1/z की कोफिशिएंट का नेगेटिव वो क्या होगा, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। तो मेनली एक चीज़ पता है तुम्हें कि जो 1/z का है ना कोफिशिएंट, वो भी b1 ही होता है, ठीक है। तो जब तुम एक्सपेंशन करोगे ना an bn, उसमें भी टर्म्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती है ना, तो जो b1 होता है ना वो ही ये टर्म होती है, एंड इसमें 1/z का कोफिशिएंट। कैन रेसिड्यू ऑफ इन्फिनिट एट, अब हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम के ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इसमें तीन चार टाइप हो गए ना, फिर हमें एक मिनट,
एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जेड स्क्वायर माइनस 2 अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी पावर 2 है तो ये सिंपल पोल नहीं है, ऑर्डर 2 का पोल है, एंड इसकी पावर, तो ये जेड इक्वल्स टू माइनस का 4, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, +2 आयोटा एंड माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, दो तो ये हो गए, जेड इक्वल्स टू इससे क्या आएंगे, -1 -1। आयोटा हुआ है ना अभी, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, ना सही है, जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रख के जेड इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो जेड -1 आएंगे दोनों। ठीक है, तो ये सिंपल पोल नहीं है, ये सिंपल पोल है, तो इसमें सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड इसमें डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होता है, 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या है 2, तो 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल था ना, एंड एक बार ही डेरिवेटिव। ठीक है, इसका एक कम का डेरिवेटिव करना था, किसका, z प्लस 1 जिसकी हम बात कर रहे हो, मतलब ये तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है इनटू fz। हमने ये भी तो यही पढ़ा, रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, क्या करना है, z माइनस ए, जो जिस चीज़ का निकाल रहे हैं ना वो तो मल्टीप्लाई करनी है, एंड देन हमारा पूरा fz क्या है, ये वाली चीज़ z प्लस 1 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव करना एंड हमारी वैल्यू आ जाएगी। R2 तो हमारा सिंपल पोल है, तो उसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, z इक्वल्स टू 2 आयोटा, ये वाले के लिए z माइनस, ये तो हमें करना ही है मल्टीप्लाई z माइनस ए, ये है ना a हमारा, z इक्वल्स टू ए, z माइनस ए। अब ये वाला फंक्शन पूरा वापस लिखेंगे, देन उसमें z की वैल्यू 2i पुट कर देंगे, देन हमारा आंसर क्या होगा। मेन बात तो है इंटीग्रल के, जो हमारा इंटीग्रल है उसका आंसर क्या होगा, 2 पाई आयोटा r1 प्लस r2 जितने भी होंगे सब उनका सम। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन पे। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बताई अभी मैंने कि 2 पाई आई इंटू r1 प्लस r2, ये होती है थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था ये चीज़, ये फॉर्मूले पुट करके। अब इसको वापस जाके भी देख सकते हो एक बार, तो 2 पाई आई इंटू जितने भी इनके रेसिड्यू, एक रेसिड्यू है, ये तो सिंपल पोल है, ये कैसे लिख देंगे, z इक्वल्स टू अल्फ़ा, z टेंड्स टू अल्फ़ा, z माइनस अल्फ़ा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस अल्फ़ा इंटू z माइनस बीटा। सिंपल पोल है, z से कटा, इसमें अल्फ़ा कर पुट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी अल्फ़ा माइनस बीटा, देन उसमें बीटा पुट करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा, एक आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कर्व के अंदर नहीं है तो वो 0 होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, अल्फ़ा बीटा दोनों को मान लेते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक होगा, या तो अल्फ़ा या फिर बीटा, क्योंकि जैसे हमने अल्फ़ा बीटा निकाला, इसमें अल्फ़ा ऐसे कुछ आएगा -a/b, इसको सॉल्व करेंगे प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन बी, ए जो हमारे यहाँ पे, और जो हमारा बीटा होगा उसमें यहाँ पे माइनस होगा, सिंपल यही तो होता है ना हमारे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है। तो अब मेरी बात बताओ कि जो प्लस होगा, अगर यहाँ पे r की वैल्यू है, ये है और ये है, तो एक ये है एक b है, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये छोटा होगा ये छोटा होगा, अल्फ़ा छोटा है ना यहाँ तक है, तो छोटा कब होगा, जब माइनस हो रहा होगा या प्लस हो रहा होगा, वो हमें ध्यान लगाना। अगर ये माइनस वाला है और इसमें प्लस हो रहा है तो अल्फ़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा में दोनों माइनस होंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो क्योंकि माइनस माइनस, वैसे तो मोड तो प्लस ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, तो हमें छोटे वाला लेना है सिर्फ, क्योंकि हमें चाहिए कर्व के अंदर वाले बाहर वालों का क्या हो जाता है 0, कॉची की पहली वाली थ्योरम थी, इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, अब ये टाइप 2 के लिए भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा कर्व है वो कोई भी कर्व दे रखा है, ठीक है, उसके लिए हमारा इंटीग्रल इसके इक्वल होता है, लेकिन अगर r की वैल्यू में इन्फाइनाइट कर दें तो CF(z)dz इक्वल्स टू माइनस r से r। तुम खुद ही बताओ कि इन्फाइनाइट, अगर CR की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाए तो क्या उसमें एरिया आएगा कुछ, ये एरिया ही तो होता है, एरिया में पढ़ा है ना इंटीग्रल, तो क्या वो आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, तो ये तो 0 हो गया ना। अगर r टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये लाइन बन, ये भी इन्फाइनाइट चला गया, ये भी इन्फाइनाइट चला गया, तो ये लाइन बन गई, एरिया आने का ही नहीं, कुछ 0 हो जाएगा। तो लेकिन ये बचा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट fx dx,
तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो मैं उसको इसके इक्वल रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, कि मैं क्या बोलूँगा एफ जेड डी जेड। एंड इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या पढ़ ली, कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ ली, कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ ली, रेसिड्यू पढ़ लिया। मैं उससे इसके आंसर निकालूंगा। टेलर सीरीज हो गई, लॉरेंट सीरीज हो गई, सिंगुलैरिटी बची है। इसमें मेनली यूनिट 1 2 दोनों आ गए, कुछ टॉपिक्स छोड़ के, ठीक है। ये टॉपिक्स यूनिट 2 के हैं कुछ, ठीक है। सिंगुलैरिटी भी पढ़ लेते हैं अगर पढ़ ही रहे हैं तो। इसकी दो टाइप की होती है, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। इसकी टाइप होती है रिमूवेबल, पोल एंड इसेंशियल। तो z इक्वल्स टू 2 एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी अगर इसके आसपास जो है फंक्शन एनालिटिक है। सिंगुलैरिटी क्या होती है, मेनली वो पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, सॉरी। तो अगर हम ज़ीरोज़ की बात करें, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ठीक है, जिन पे z इक्वल्स टू एफ जेड जो हमारा ज़ीरो हो जाए, तो उस z की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो सिंपल है, मेनली इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा एफ जेड ज़ीरो है, एफ डैश ए भी ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वैल्यू पे जाके ऐसे डबल डेरिवेटिव करेंगे वो भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी वैल्यू पे जाके हमारा ये ज़ीरो के एफ एम पे भी ज़ीरो आ रहा है, लेकिन एफ एम प्लस वन ये डेरिवेटिव है, ठीक है, इस वैल्यू पे आके ज़ीरो नहीं आ रहा, तो जो z इक्वल्स टू ए हमारा ये ज़ीरो है, वो उसका ऑर्डर क्या है, m प्लस वन है, ठीक है। ये हमसे ऑर्डर पूछ लेते हैं किस ऑर्डर की है, जैसे ये है z माइनस ए का होल स्क्वायर है और z माइनस ए है, तो इसका ऑर्डर क्या था, हमारा 1 था, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। जैसे कि खाली मान लो z माइनस वन मान ले, अगर मैं a की वैल्यू 1 मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या करूँ, इसकी वैल्यू z इक्वल्स टू 1, इसका 0 है ना, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, 1। तो एफ डैश ए भी अनइक्वल्स टू 0 आ गया ना, क्योंकि एक डेरिवेटिव करके 1 आ गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर मैं z माइनस वन की स्क्वायर की बात करूँ, इसमें z की वैल्यू 1 पुट करोगे, क्या आ गया, 0। लेकिन मैं पहला डेरिवेटिव करूँगा इसका, तो वो क्या आएगा, 2z माइनस वन, इसमें z की वैल्यू 1 पुट करूँ, वो भी 0 आ गया, ठीक है। लेकिन मैं डबल डैश करूँ तो वो क्या आएगा, 2, इसका भी एक बार और डेरिवेटिव 2 आ गया ना, तो अनइक्वल्स टू 0 आ गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, वैसे तो डायरेक्ट पावर से पता ही चल जाता है सिंपल पोल्स के लिए, ठीक है। रेगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट वही हो गए कि जैसे z इक्वल्स टू 1 है, उस पर फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया ना। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी एंड लिमिट्स में हम बात करते थे, कुछ फंक्शन ना कुछ पे डिफाइन नहीं होते, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है, फिर डिफाइन नहीं है, तो इन पॉइंट्स को ना सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। अगर तो वही है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, मतलब इसी एक पॉइंट पे हो, मतलब यहाँ पे ये आइसोलेटेड ही है कि इस पे बस सिंगुलर नहीं है, बाकी सब जगह सिंगुलर, तो ये आइसोलेटेड मतलब इसके डिलीट नेबरहुड में सब जगह एनालिटिक है, लेकिन इस पर एनालिटिक नहीं है, तो वो क्या होता है, आइसोलेटेड। जैसे कि एफ जेड इक्वल्स टू 1/z, इसमें z इक्वल्स टू 0 पे ही तो एनालिटिक नहीं है, बाकी सब जगह एनालिटिक है। नॉन आइसोलेटेड में आइसोलेटेड नहीं होती, बहुत जगह होती है। तो अब पहले इसके टाइप्स पढ़ते हैं। रिमूवेबल जैसे 1/z माइनस वन, अगर मैं कहूँ इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, z माइनस वन इक्वल टू 0, z की वैल्यू 1 पे ये क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब इन्फिनिट, मतलब डिफाइन नहीं है ना, एनालिटिक है, ठीक है। 1/z माइनस वन में z की वैल्यू 1 पे, तो अगर मैं z ये लिख दूँ कि z की वैल्यू 1 पे एक्सेप्ट 1, ये है फंक्शन, तो अब तो ये एनालिटिक है ना, तो मतलब मैं इसको रिमूवेबल है, रिमूव हो गई ना हमारी, ठीक है। जैसे कि साइन z अपॉन z है, z की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये डिफाइन थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। लेकिन मैं कहूँ कि z की वैल्यू 0 पे 1 है, बाकी साइन z, बाकी जगह ये साइन z अपॉन z ही है, तो अब ये चेंज होगा, अब ये तो एनालिटिक हो गया ना फंक्शन, क्योंकि उस पर तो वैल्यू हमने पहले डिफाइन कर दी, तो ये रिमूवेबल है, ठीक है। एंड देन बात करते हैं हम पोल की। तो पोल क्या होता है, जो हमने पढ़े हैं ना अब तक, ये पोल ही थे, जैसे कि 1 माइनस जेड, जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये सब पोल ही हैं, ठीक है। एंड इसेंशियल
क्या होती है कि जो हमारा लिमिट मतलब जैसे कि 1/e⁻1/z, ठीक है। अब खाली e⁻1/z की मैं बात करूँ तो ये तो हो गया पोल, एंड 1/e⁻1/z की बात करूँ ये हो गया इसेंशियल। जैसे कि साइन 1/z मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये तो हो गया पोल, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ साइन, अब ये भी रिमूवेबल भी नहीं है। तुम कहो कि मैं z की वैल्यू 0 पे कुछ बता दूँ, नहीं। अगर तुमने साइन 1/z का ग्राफ देखा है ना, तो वो ऐसे यहाँ पे ना बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, एंड ऐसा होता है साइन 1/z का ग्राफ, ठीक है ना, तो उस पर डिफाइन ही नहीं होता। अभी हम एक ट्रिक देखेंगे कि ताकि हम, ठीक है, लेकिन साइन 1/sin 1/z, तो ये तो ना रिमूवेबल, तो ये भी नहीं था। लेकिन अगर मैं इसको 1/, तो मेनली क्या होता है ना कि अगर मैं पोल वाली जो सिंगुलरिटी, अगर उनको, अगर वो 1/ में है ना, 1/ पोल वाली सिंगुलरिटी है, तो वो इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। इसकी अभी ट्रिक देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमें निकालनी है लिमिट z टेंड्स टू a f z। हमें उस पॉइंट पे निकालनी है, जैसे यहाँ पे z1 है 2 है, ऐसे मैं z इक्वल टू एक a ले रहा हूँ, ठीक है। इस पे मैं f z निकालूँ, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट भी है, तो वो क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट है, मतलब एग्जिस्ट इनफाइनाइट हो गई, कुछ हमें पता नहीं है, कोई 2 3 ऐसे करके वैल्यू नहीं आ रही, तो वो कौन सी होगी, पोल। लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट, तो वो क्या होगी, इसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। ये चीज़ इसका पूरे का जिस्ट है। इसकी एक और चीज़ ट्रिक, लॉरेंट एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट मतलब कि सिंगुलर पार्ट, जिसकी वजह से सिंगुलरिटी आ रही है, जैसे कि 1/z प्लस z आ गया, फिर z² प्लस z, तो इनकी वजह से थोड़ी आएगी z12 सब जगह डिफाइन होंगे, लेकिन इस पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। अगर ये फाइनाइट है तो पोल, एंड इनफाइनाइट है तो इसेंशियल। मतलब अगर एक पार्ट है जैसे 1/z है, तो ये पक्का पोल है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर प्लस 1/z का क्यूब डैश डैश प्लस 1/z, तो ये n की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब ये तो बहुत सारी वैल्यू हो गई ना, मैं रिमूव ही नहीं कर सकता, तो ये इसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई, एंड ये हो गई, इसमें एक ही पार्ट है। तो ये लॉरेंट एक्सपेंशन जब हम करते हैं तब, ठीक है। तो 2 ट्रिक्स हैं, ये चीज़ अलग ट्रिक है, ये अलग ट्रिक है, ये सिंगुलैरिटी निकालने के लिए होते हैं। तो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन बचा है कॉन्फॉर्मल मैपिंग में जो आता है, वो छोड़ के मोस्टली सारा कवर कर लिया है। कॉन्फॉर्मल मैपिंग भी अगर हम अभी पढ़ लें, कॉन्फॉर्मल मैपिंग ओमेगा इक्वल्स टू f(z) u x, y प्लस आयोटा v x, y। मैपिंग क्या होती है, जैसे कि ये z f(z), ठीक है, ये तो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो z की कोई भी वैल्यू के लिए हमारा जो f(z) आएगा, z मतलब ये x y y v की कोई भी वैल्यू x y डाल के जो हमारा f(z) आएगा उसको हम मैपिंग कहते हैं। कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, जैसे मेरा कोई भी ये मेरा z वाला प्लेन है, एंड ये मेरा ओमेगा वाला प्लेन है, ठीक है, ओमेगा प्लेन z प्लेन, z मतलब जो हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं, जैसे u की x y एंड v की x y। तो मेरा कोई भी कर्व है c1, एंड देन उसकी मेरे पे मैपिंग आ गई p1, ठीक है, ये आ गई p1। मेरा एक और है c2, उसकी मैपिंग आ गई p2, ठीक है। 2 कर्व हैं, अगर मैं इसकी थीटा नापो डायरेक्शन c1 से c2, देन यहाँ पे भी क्या आ रही है p1 टू p2, और ये भी थीटा हो जाए, तो अगर थीटा की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड थीटा भी सेम है दोनों का, c1 टू c2, इसका और इसका थीटा सेम है, तो ये कॉन्फॉर्मल मैपिंग है। ये मैपिंग है खाली, ये कॉन्फॉर्मल मैपिंग है, ठीक है। कुछ बहुत सारे इसमें ट्रांसफॉर्मर आते हैं, इसको ना आइसोगोनल मैपिंग भी बोलते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। अगर ये तीनों हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये भी इंक्लूड है तो उसको बोलते हैं बाइलीनियर, क्या बोलते हैं, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होता है, मान लो मेरे पे z की कोई वैल्यू है x प्लस आयोटा y, इसमें मैं कह दूँ अल्फा ऐड करना है, मतलब कोई भी वैल्यू है 2 प्लस आयोटा 3, ये 3 आयोटा,
इसमें मैं कह दूँ 3 ऐड करना है, ठीक है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, सिंपल, वैल्यूज़ हमारी उतनी इंक्रीज हो जाएंगी। मान लो ये हमारा बॉक्स था, ठीक है, तो 3 ऐड करा है तो ये भी 3 तक चला जाएगा, ये भी 3 तक चला जाएगा, नथिंग एल्स। रोटेशन में क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना है ओमेगा में, जैसे कि मेरा एक बार आयोटा थीटा, ये दोनों सेम है, ठीक है, वो दोनों ये पोलर फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म है, तो मैं एक बार आयोटा थीटा लूँ। अभी मैं इसमें इसमें कहाँ गया, सॉरी, रोटेशन में क्या करना है, जेड की मल्टीप्लाई ई की पावर आयोटा थीटा की मल्टीप्लाई करूँ मैं, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरा जेड क्या था, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, एंड ओमेगा क्या था मेरा, एक बार अल्फा जेड, मैंने ये मल्टीप्लाई करी है, रोटेशन में ये होता है, तो एक बार आई अल्फा जेड की वैल्यू क्या थी, और एक बार आयोटा थीटा, तो आर बाहर आ गया, एक बार आई, और इन दोनों को ऐड कर लो, मैंने पावर सेट करी है, ठीक है, ये हमारा नेट आ गया। तो मतलब हमारा रोटेशन में क्या होगा, थीटा, थीटा पहले थीटा था, एंड अब इसमें अल्फा ऐड हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड तो आ रही है, अब भी आ रही रहेगी, तो जितना मेरा था ये था पहले, तो अब वो ऐसा कुछ आ जाएगा, जितना मेरा अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस हुआ, ये मेरा थीटा 0 था तो उसमें अल्फ़ा ऐड हो गया, ये रोटेशन होता है। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, ओमेगा, इसमें जेड में सिर्फ अल्फ़ा मल्टीप्लाई होता है, रोटेशन में क्या मल्टीप्लाई, इसमें रोटेशन में क्या मल्टीप्लाई हुआ था, एक बार आयोटा थीटा, इसमें कुछ अल्फ़ा ऐड हुआ था, इसमें ये मल्टीप्लाई हुआ था उसमें हमारे ओमेगा में, इसमें अल्फ़ा कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो आर अल्फ़ा ई की पावर आयोटा थीटा, आर इसमें अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है बस अल्फ़ा से बढ़ जाएगी, थीटा हमारा सेम रहेगा, अगर ये बॉक्स था तो वो अब मल्टीप्लाई होके जो दोनों वैल्यूज़ है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ। इन्वर्जन होता है 1/z, तो z इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, 1/z कर दूँ तो 1/r ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, 1/z हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मतलब हमारी जो मैग्नीट्यूड है, मान लो ये हमारा बॉक्स था, तो मैग्नीट्यूड छोटी हुई मतलब बॉक्स छोटा होगा और थीटा भी अपोजिट हो गया। मान लो ये हमारा सर्कल था ना, यहाँ पे मान लो ये था, तो एक तो नीचे बनेगा क्योंकि थीटा माइनस में आ गया, बिल्कुल जैसे 90 डिग्री था ना अगर पहले, तो अब -90 डिग्री हो गया, और ऑल्सो अगर मैग्नीट्यूड 2 थी, मैग्नीट्यूड क्या थी 2 थी, तो वो 1/2 हुई, तो छोटा भी होगा सर्कल बिल्कुल हाफ, और उसका एंगल भी इन्वर्स हो जाएगा, ये होता है इन्वर्जन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि ये 3 चीज़ पूछी जाएंगी, मैग्नीफिकेशन में 4 चीज़ें आ जाएंगी, बस इतना ही है। हमारे पास थ्योरम होती है, इसमें थ्योरम का जिस्ट दे देता हूँ कि अगर हमारा जेड प्लेन में सर्कल है और वो सेंटर से पास हो रहा है जेड प्लेन में, तो उसकी मैपिंग क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही होगी। लेकिन जेड प्लेन में सर्कल अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा तो वो कोई भी सर्कल आएगा, इसका कुछ भी मतलब अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। पहली थ्योरम ये थी। दूसरी क्या थी कि अगर कोई लाइन ऐसे पास हो रही है जेड प्लेन में तो इसका सर्कल बनेगा सेंटर से, ये इसका ही उल्टा हो गया ना कि अगर सर्कल सेंटर से पास हो रहा है तो लाइन बनती है, अगर लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही तो उसका सेंटर सर्कल बनता है सेंटर से पास होता हो। लेकिन अगर वो लाइन सेंटर से पास होती है, ये अलग अलग है, ठीक है, अगर वो लाइन सेंटर से पास होती है जेड प्लेन में तो उसका कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होगी, सेंटर से ही पास होती हुई कोई लाइन बनेगी, सेंटर से पास होती हुई, ये थ्योरम है। एंड इनवेरिएंट पॉइंट एक लास्ट चीज़ है, अगर z और ओमेगा प्लेन दोनों में ये पॉइंट कौन सा है, अगर z पे भी यहाँ है और ओमेगा y में ओमेगा में भी यहाँ जाए तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट। एंड हमारे उसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में मोस्टली यही चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ टॉपिक्स जो कि थ्योरी अगर हम रीड करेंगे तो हम इजीली समझ आ जाएंगे, या फिर कोई टॉपिक रह गया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।